हेलो स्टूडेंट, आज हम अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आपको इस वीडियोस देखने के बाद आपको किसी और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रसों का दोस्तों से संबंध फर्स्ट वीडियो में हो चुका था पार्ट में। अब इसके नीचे देखना है हमें त्रिविध द्रव। त्रिविध द्रव में 3 द्रव बताए गए हैं। पहला है सम्मक, दूसरा है प्रकोपक, तीसरा है स्वास्थित। अर्थात जो दोषों को शांत करे उसको बोलते हैं सम्मक, जो दोषों को तथा धातुओं को दूषित करे उसको बोलते हैं प्रकोपक, यानी बढ़ा देते हैं, वो दोषों को दूषित कर देते हैं। तीसरा है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, हितकर होते हैं, लाभकारी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, उनको बोलते हैं स्वास्थ्य के लिए स्वास्थित द्रव। अब आगे वीर। वीर में क्या है? वीर यहाँ पे बताया गया है कि वीर का यहाँ पे मतलब ड्रग्स जो होते हैं उसके नेचर से बताया गया है कि वीर जो औषधियाँ होती हैं उनका नेचर कैसे होता है। देखिए, कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे जो नेचर में गर्म होते हैं, कुछ ड्रग होते हैं जो नेचर में ठंडे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि गर्मियों में लोग बोलते हैं कि दही खाना चाहिए। दही क्या है? इसका नेचर ठंडा होता है कि अगर आप दही खाओगे तो आपको गर्मियों की प्रॉब्लम, गर्मी नहीं होगी शरीर में, आप लू से बचोगे। तो उसका नेचर क्या होता है? दही का ठंडा होता है, उसका नेचर ठंडा देने वाला होता है, शीतलता प्रदान करने वाला होता है, यानी कि शीत गुण वाला होता है। इसके भी आप देख लीजिए मिर्च का नेचर क्या होता है? गर्म होता है। इसलिए जब भी आप ज़्यादा मिर्च खा लेते हैं तो आपको पेट में जलन होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर गर्म होता है मिर्च का। ठीक है, यह गर्म होता है यानी कि उष्ण नेचर होता है। यहाँ पे वो कहता है अर्थात द्रव जिस शक्ति विशेष से किन्हीं कर्मों को करने में समर्थ होता है, द्रव की उस विशिष्ट शक्ति को वीर कहते हैं। देखिए, दही का नेचर क्या है? ठंडा होता है, ठंडा नेचर देने वाला, जिस वजह से वो ठंडक देने वाला होता है, वह उसका विशिष्ट कर्म यानी कि वह उसकी शक्ति है। वो गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए रहता है, गर्मी को शांत करने के लिए उसकी विशेष शक्ति है। जो द्रव रस में मधुर तथा विपाक में भी मधुर होता है वह शीत वीर होता है। देखिए, जो मधुर और विपाक में मधुर होता है वो शीत होता है, अर्थात ठंडक देने वाला होता है। जो द्रव रस विपाक में अम्ल होते हैं, अर्थात जो अम्ल वाले होते हैं वो उष्ण हो जाता है, वो नेचर में गर्म होते हैं। तथा जो द्रव रस तथा और विपाक में कटु होते हैं वे भी उष्ण वीर होते हैं, वे भी गर्म नेचर वाले होते हैं। अब आगे विपाक वर्णन। विपाक में क्या है? द्रवों के मधुर, कटु एवं अम्ल 3 प्रकार के विपाक होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 क्या हो गए? विपाक हो गया। जैसे कि मधुर एवं लवण रसों का मधुर, अम्ल रस का अम्ल एवं कटु, त्यक्त और कषाय, इन रसों का विपाक प्रायः कटु ही होता है। ठीक है, इन रसों का देखिए क्या है? कटु, त्यक्त और कषाय, इनका रस क्या है? उनका विपाक कटु ही होगा। ठीक है, अर्थात जठाग्नि के संयोग से आहार एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण जो नमीन रस यानी गुण उत्पन्न होता है वह पर विपाक है। विपाक समझ गए ना? विपाक क्या है? मतलब जो अपन भोजन यानी फूड लेते हैं, खाते हैं, स्टोमक में जाता है, उससे जो उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन करने के बाद जो उसका जूस निकलता है, उसका गुण जो होता है कटु, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, जो भी उसका गुण होगा वो उसका विपाक है, उसको विपाक कहा जाता है। अब आगे गुण। गुण में आप देख लीजिए श्लोक है गुरु मंत्र। ये श्लोक आपको पूरा याद करना ही है, इसको तो आप कंठस्थ कर लो, पूरा रटना ही है आपको, याद अच्छे से याद होना ही चाहिए। फर्स्ट चैप्टर का ये श्लोक आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। इसमें गुण बताए गए हैं। देखिए, गुण कितने होते हैं? गुण वैसे देख लीजिए अब 10 होते हैं, ठीक है, लेकिन उन गुणों का भी विपरीत जो गुण होते हैं वो भी 10 होते हैं। तो दोनों मिलाकर कितनी 20 गुण हो गए। जैसे कि गुरु, फर्स्ट गुण इसमें दिया गया है गुरु, यानी कि भारी यानी कि हैवीनेस। ठीक है, तो भारी का उल्टा क्या होता है? हल्का। ठीक है, यानी कि लाइटनेस, उसका उल्टा क्या हो गया? हल्का। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही मंद यानी कि चिरकारी का मतलब हो गया तीक्ष्ण। जैसे कि शीत का यानी शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म, तो एक क्या है? विपरीत गुण होगा। तो ऐसे ही इसके 10 गुण ये बताए गए और उसके विपरीत 10 गुण बताए गए, तो दोनों मिलाकर 20 गुण हो गए। ठीक है, तो एक गुण आपको याद होने चाहिए। इसमें गुण में आपको करना क्या है? गुरु हो गया, गुरु हल्का, आप तो एक बार पढ़ लेंगे तो वैसे याद हो जाएंगे। फिर कुछ तो वैसे भी जो उल्टे होते हैं तो वैसे भी आप लिख दोगे,
ठीक है। और इसमें जी इंद्रियाँ बताई गई, 5 इंद्रियाँ आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द यानी कि साउंड, स्पर्श यानी कि स्किन से ले लीजिए आप, रस यानी कि टेस्ट यानी टंग जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, गंध यानी कि नोज जिससे आप स्मेल करते हैं। ठीक है। अब आगे रोग एवं आरोग्य का कारण, अर्थात जो रोग है वो रोगी, अर्थात जो रोग व्यक्ति को जो रोग है वो रोग क्यों है, और जिस व्यक्ति को रोग नहीं है वो स्वस्थ है तो वो स्वस्थ क्यों है, इसका कारण जानते हैं वो क्यों है ऐसा। तो यहाँ पे लिखा है काल, अर्थ एवं कर्म का हीन योग, मिथ्या योग एवं अति योग रोग का कारण हेतु होता है, तथा काल, अर्थ एवं कर्म का सम्यक योग आरोग्य स्वास्थ्य का कारण होता है। शीत, उष्ण एवं वर्षा के लक्षण से काल 3 प्रकार का होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये इंद्रियों के अर्थ यानी कि विषय हैं। शरीर, मन एवं वाणी की चेष्टा कर्म या क्रिया है। हीन योग स्वरूप हानि, मिथ्या योग यानी कि स्वरूप विपरीत, अति योग यानी कि स्वरूप पात्यशय, तथा सम्यक योग सम्यक प्रवृत्ति एक काल, अर्थ एवं कर्म के विविध योग हैं। देखिए इसमें क्या होता है, काल, अर्थ एवं कर्म का हीन योग। हीन योग को इसमें क्या कहा गया, स्वरूप हानि, यानी जो उसका जो अब जो भी रोग है या फिर जो वो है तो रोग क्यों होता है कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है या फिर कम या ज़्यादा हो जाती है, दोषों में या धातुओं में कोई कम ज़्यादा हो जाती है तो उससे उसका हानि हो गई है, उसकी हानि हो जाती है, धातुओं की या दोषों की कोई हानि हो जाती है तो उसकी हानि हो गई। तो हीन योग, मिथ्या योग मतलब जिसको जो ऐसा स्वरूप रहता है वैसे लगता है कि वो बड़ा हुआ है लेकिन वो बड़ा हुआ नहीं होता। जैसे कि 3 दोष होते हैं या फिर 7 धातुएं होते हैं, इनमें से लगता है कि कोई धातु या कोई दोष बड़ा हुआ है, ऐसा दिखता है सिम्टम्स आते, लेकिन वो एक्चुअली बड़ा नहीं होता है, कोई और ही दोष बड़ा हुआ होता है, लेकिन सो कोई और लगता है कि बड़ा कोई और है, तो इसको मिथ्या योग। अति योग मतलब कि जो दोष होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इतना उसको नॉर्मल रहती है साम्यावस्था वो उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको बोल देते हैं। एक काल, अर्थ एवं कर्म के विपरीत योग होते हैं। ये तो काल, अर्थ एवं कर्म के विविध योग होते हैं। ये आपको काल, अर्थ और कर्म जैसे आप रहोगे उसी पर डिपेंड करते हैं कि कैसे रहेंगे रोग। अब आगे रोग, अरोग, रोग भेद, रोगाधिष्ठान एवं मनोदोष, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने टिक भी किया है, रोगस्तु आपको जे इतना याद करना है, ठीक है, फर्स्ट लाइन तक, और सेकंड लाइन का जे भी आपको उतना ही याद करना है, बस इतना याद करना है। पूरा श्लोक आपको जी दो अलग से 2 श्लोक वो याद करने की जरूरत नहीं है। रोग, अरोग एवं रोग भेद, ठीक है, बता दी दोषों का विशिष्ट विषमता, बुद्धि ये अच्छा है, वृद्धि ये अच्छा है, रोग तथा साम्य, अरोग्यता है, निज एवं आगंतुक भेद से रोग 2 प्रकार के माने गए हैं। रोगों का अधिष्ठान यानी कि स्थान, काय यानी शरीर तथा मन है। रजस एवं तमस ये 2 दोष हैं। इसमें दोष क्या मानेंगे, रज एवं तमस। ये रज एवं तमस क्या है, ये मानसिक रोग है, रजस और तमस ये मानसिक रोग है, ठीक है, ये 2 दोष माने गए हैं, ठीक है। जिसमें 2 रोज किए हैं, देखिए इसमें बताया गया पिराड कर रज रोज धातु उसमें घन एवं प्रत्यय लगाने से रोग शब्द बनता है। रोग बाह्य अवस्था, इससे शरीर का मन में पीड़ा का अनुभव, अर्थात जो भी रोग है हमें कोई लगता है ना कोई दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम होती, बुखार आ गया है, हाथ पैरों सिर दर्द हो गया है, कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ होती है तो हमें पता चलता है हो गया, ठीक है, तो माइंड में इवेंट्स के द्वारा सिग्नल जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पीड़ा होती है तो एक चीज़ वो हो गया, अर्थात जिसके द्वारा पीड़ा हो उसकी वो रोग की संज्ञा है, उसका नाम बताया कि अगर हमें ऐसे में कोई पीड़ा हो रही, कोई प्रॉब्लम है तो वो रोग है, ठीक है। जिसके प्रतिकार के मन सदैव प्रयत्नशील रहता हो वह व्याधि है। योग दर्शन में प्रतिकूल वेदना को दुख व्याधि का कहा गया है। महर्षि सुश्रुत ने दुख के सहयोग को व्याधि कहा गया है। जिसके प्रतिकार के लिए मन सदैव प्रयत्नशील रहता है वह व्याधि है, अर्थात प्रतिकार के मन के लिए मन सदैव प्रयत्नशील रहता है, अर्थात जिस चीज़ को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमारा मन तत्पर रहता है कि उससे हमें निकलना है, तो वो क्या है, उसको वो प्रॉब्लम जो होती है उसको कहा गया है यहाँ पे व्याधि कहा गया है। अर्थात जो महर्षि सुश्रुत ने क्या कहा है, दुख के सहयोग को,
में कोई भी प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई भी दुख हो गया तो वो व्याधि ही मिल कहा गया है, इसको व्याधि माना गया है। कहा गया कि डिसीज इज अ चेंज इन डेट कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ऑर्गेनिज्म सफर्स फ्रॉम अ डिस्कम्फर्ट। ये कहा गया है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो सेम चीज़ इन्हें कहा गया है। बताए दोस्तों के व्यस्त में उत्पन्न होने वाले रोग को निश्चित तथा भाई ये आप ऐसे ही है बुक बहुत ना माइंड मत कीजिए कि रोगी परीक्षा ये इम्पोर्टेंट है। ABIMP है, ये भी आपको रोगी परीक्षा का श्लोक याद होना चाहिए। इसमें क्या है, रोगी परीक्षा था जो पेशेंट होता है तो उसकी यहाँ परीक्षा कैसे करनी चाहिए वो बताया गया है, कैसी परीक्षा होती है। देखिए रोगी की परीक्षा देखते हैं पहले तो रोगी क्या है देखकर करते हैं। देख के आए कि देखते हैं कि कोई डिसीज़ है, कोई भी पेशेंट आया तो वो कमज़ोर है कैसा है। जैसे कि जॉइंटिस होता है, जॉइंटिस में वैसे ही देख कर पता चल जाता है कि उसको जॉइंटिस है, पता चल जाता है। स्पर्श हथेली से स्पर्श कर देखते हैं। जैसे कि बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग होती है तो अपन देखते हैं टच करके कि स्वेलिंग है कितनी है, क्या है, टाइटनेस है, हल्की है, क्या है, तो उसको टच करके देखते हैं। पेन करके देखते हैं कितना उससे पेन हो रहा है नहीं हो रहा है। स्पर्शनेस हो गया। तथा रोगी अथवा संबंधियों से प्रश्न करते हैं, इंट्रोगेशन अर्थात उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही, कब से हो रही हैं। इस टाइप से अपन पूछते हैं, उसका रोगी की परीक्षा करते हैं। रोगी के शरीर का वर्णन पीत शुल्क देखिए बताया है जॉइंटिस वाला, पीत शुल्क आदि छाया प्रतीच्छाया तथा मलमूत्र भवन द्रव आदि के की परीक्षा दर्शन द्वारा ज्वार संताप गुल्म अर्थात जो भी उसका मल लेते हैं, स्टूल लेते हैं, यूरिन लेते हैं या फिर उसकी वोमिटिंग हो रही है तो उन सबको लेकर उसकी सब पैथोलॉजी भेजते हैं जांच के लिए। तो उससे पता चलता है जब रिपोर्ट आती है कि क्या दिक्कत है तो ये सब जांच करते हैं प्रमाण के लिए। ज्वर हो गया, संताप, गुल्म, पिद्रादि आदि की परीक्षा स्पर्श द्वारा तथा स्थूल अरुचि आदि की परीक्षा प्रश्न के द्वारा की जाती है। ठीक है, महाचरक ने कहा है। ठीक है, सब हो गया। ये रोगी की परीक्षा बता गया। ये श्लोक आप इम्पोर्टेंट तो श्लोक है, श्लोक याद कर लीजिए। और उसमें जो बताया गया है ये देखकर स्पर्श करके और पूछ कर इंट्रोगेशन करके ये चीज़ ऐसे उसकी परीक्षा की जाती है। तो ये रोगी की परीक्षा होगी। क्या है, रोग परीक्षा। क्या अब रोग यानी कि जो पेशेंट है पता चल गया रोगी का क्या है, अब देखना है कि कौन सा रोग है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी डिसीज़ है पेशेंट को। ठीक है, तो इसको इसका श्लोक भी यहाँ MP है तो इसका श्लोक भी आपको याद होना चाहिए पूरा। निदान हेतु या कारण, निदान इसको बोला हेतु या कारण, यानी कि निदान बोल दो, हेतु या बोल दिया, फिर कारण इसका जो रीजन है। प्रगु पूर्व रूप, प्रोड्रोमल फीचर, लक्षण यानी कि रूप साइन सिम्टम देखिए, उपसय देखिए, थेराप्यूटिक टेस्ट करिए, आपती संप्राप्ति देखिए, पैथोजेनेसिस से रोग की परीक्षा करनी चाहिए। देखिए निदान देखते हैं कैसे, निदान क्या है, उसका कारण क्या है देखते हैं। ठीक है, प्रगुप उसका रूप स्वरूप कैसा है, बड़ा हुआ है कि कम है वो देखते हैं। और लक्षण देखते हैं उसको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, डिसीज़ के क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तथा उसकी पैथोजेनेसिस अर्थात कि पैथोलॉजी में अपन जो भी चीज़ देते हैं उसकी रिपोर्ट करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, पॉलिटी में वो सब टेस्ट करवाते हैं कि इसके क्या प्रॉब्लम, वो सब चीज़ें करवाते हैं टेस्ट के लिए। इससे हमें पता चलता है कि रोग क्या है, अर्थात जिससे व्याधि का पूर्ण ज्ञान हो उसे निदान कहते हैं। जिससे पूरा पता चल जाए कि इसको क्या प्रॉब्लम है वो निदान हो गया। कर्तव्य की अनेकताओं से युक्त अर्थात दोष प्रकोप आदि अनेकों कार्यों को करते हुए जो रोग को उत्पन्न करता है उसे निदान कहते हैं। अर्थात जो दोष प्रकोप आदि कार्यों को करते हुए जो रोग को उत्पन्न करता था, जो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे में कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो उस पर रोग का उत्पन्न करते हैं तो उसको ऊपर रोग कहा गया है। और उसका जो निदान करते हैं उसको निदान कहते हैं। अर्थात भावी व्याधि का ज्ञान कराने वाले लक्षण या लक्षण समूह को पूर्व रूप कहते हैं। अर्थात जो भी हमें लक्षण या व्याधि है उसका अगर हमें पहले से पता चल जाए, ज्ञान हो जाए, तो अपन उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। व्याधि का ज्ञान कराने वाला विशिष्ट लक्षण या चिन्ह रूप कहा जाता है। अर्थात जिस चीज़ से पता चल जाए कि इसको एक कन्फर्म हो जाए कि इसको प्रॉब्लम है, जिसकी जॉइंटिस को देखकर वैसे ही पता चल जाता है कि ये जॉइंटिस है, कन्फर्म हो गया रूप से ही। ठीक है, तो पता चल गया ये जॉइंटिस है तो क्लियर हो गया, उससे पूरी चीज़ पता चली। ये प्रॉब्लम है तो इसको हमें क्या ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है। अब ऐसा
डिसीज का पता चल गया, फिर अपन देखना है कि कितना लेवल बढ़ा हुआ है कि कम है, सिर्फ ये देखना रह जाता है। औसत आहार एवं विहार के सुखापे उपयोग को उपसय कहते हैं, अर्थात औसत आहार एवं विहार। औसत औषधि आहार यानी कि भोजन, विहार यानी कि जो आहार विहार करते हैं वो, सुखावा उपयोग को उपसय कह रहा था। इन तीनों चीज़ों को जो उपयोग करते हैं, इन तीनों चीज़ों के उपयोग को कहा गया है, एक समूह को बताया गया है, उपसय कहते हैं। संप्राप्ति को कहा गया है निदान सेवन के पश्चात रोगोत्पत्ति पर्यंत शरीर अंतर्गत ज्ञात या अज्ञात संपूर्ण परिवर्तन को संप्राप्ति को समझा गया है। मतलब संप्राप्ति निदान कर दिया, निदान के पश्चात रोग की उत्पत्ति का कारण पर कर दिया इसका, शरीर अंतर्गत शरीर को चेक कर लिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अज्ञात संपूर्ण सब चीज़ें ठीक हो गई, तो उसको संप्राप्ति के लिए कहा गया है कि वो संप्राप्ति यानी कि वो ठीक हो गया है, जब पहले जैसा था वो सब चीज़ें उसकी पहले जैसे आ गया, साम्य अवस्था में सारी चीज़ें उसकी आ गई। देश के दो वे इस अर्थात आयुर्वेद शास्त्र में भूमि भेद एवं देश के दो भेद, देश यहाँ पे क्या है, दो देश बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है पहले देश के दो भेद कौन कौन से। पहला भेद होता है भूमि भेद, दूसरा होता है देह भेद। इस प्रकार दो भेद कहा गया है। ठीक है, अब इसके आगे भूमि भेद यानी कि भूमि देश क्या है, तो वो बताया गया है। इसमें भूमि देश तीन प्रकार का जानना चाहिए। भूमि देश क्या है, पहला जो बात होती है यानी वायु की अधिकता वाला, जो अपने तीन दोष है वायु पित्त कफ, उसमें वायु की अधिकता वाला होता है। कफ की अधिकता वाला अनूप होता है तथा समदोष वाला साधारण देश होता है। ये भूमि के तीन भेद हो गए, वायु की अधिकता वाला, कफ की अधिकता वाला और समदोष जो साधारण होता है देश में। ये तीन देश हो गए हैं। ठीक है, इतना ही, इससे इतना याद करो बस, बाकी ज़्यादा नहीं। जंगल देश की औषधियाँ, पशु पक्षी एवं मनुष्य वात प्रधान अनूप देश के कारण के कफ प्रधान एवं साधारण देश के स्वस्थ एवं निरोग होते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में, राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर एवं जांगल देश, असम बंगाल की खाड़ी आदि अनूप देश तथा पंजाब उत्तर प्रदेश आदि साधारण देश कहे जाते हैं। इसमें देखिए तीन देश बताए गए हैं। पोस्ट बताया गया है क्या है, जंगल यानी कि वायु वाला हो गया अपना, औषधि वाला पशु पक्षी एवं मनुष्य ये बात प्रधान होते हैं। अनूप देश के कफ प्रधान तथा साधारण देश के स्वस्थ एवं निरोग होते हैं। इसमें ठीक है, साधारण देश के लोग कैसे होते हैं, वो स्वस्थ एवं की निरोग होते हैं, उनको कोई डिसीज वगैरह नहीं होती। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र एवं राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर आदि ये क्या हैं, बाद वाले देश हैं। असम बंगाल की खाड़ी आदि ये अनूप देश वाले हैं और पंजाब उत्तर प्रदेश का साधारण देश वाले हैं। भेजस्य काल में बताया गया है कि जो हम औषधि देते हैं कि औषधि को कब कैसे देनी चाहिए। ठीक है, वो भेजस्य काल है। आयुर्वेद शास्त्र में औषध प्रयोग के लिए काल दो अर्थों में बताया गया है। पहला क्षण यानी कि क्षण आदि बताया कि मुहूर्त देखिए, पहर देखिए, रात दिन, पक्ष मास ऋतु आयान एवं सत्सर आदि। ठीक है, अर्थात आयुर्वेद में आपको यहाँ पे बताया गया है ना कि आयुर्वेद में आप कोई भी चीज़ ऐसे नहीं दे सकते, जैसे कि जो दोष होते हैं तीनों दोषों का अलग अलग समय में वो बड़े रहते हैं, अलग अलग टाइम में वो प्रभावी होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, ऐसे ही औषधियाँ भी होती हैं कि हमें कब वो औषधि निकालनी चाहिए। ठीक है, मास में कोई औषधि कब आती है, उसको कब परिपक्व होती है, कब उसको निकालनी चाहिए ज़मीन से, कब उसको लाना चाहिए, कैसे उसको रखना चाहिए, ये सब चीज़ें औषधि का ही कारण। जब आपको पता हुआ औषधि कब कहाँ कैसे निकलेगी, कब परिपक्व होगी, ठीक है, तभी आप उसको ला पाओगे, तभी आप उसका यूज़ कर पाओगे ये चीज़। और ठीक है, और दूसरी बताइए कि व्याधि की अवस्था जो डिसीज होती है उसको वो पता होना चाहिए कि उसकी अवस्था क्या है, साम्य अवस्था में है, पच्य अवस्था में, पक्वावस्था में है, नमीन है नहीं है, पुरानी है, तीक्ष्ण है, तेज है, या मृदु है, हल्की है। ठीक है, यानी कि कम है। ये सब चीज़ें औषधि के भेजस्य काल में है कि औषधि कब कहाँ कैसे प्रयोग करनी चाहिए। अब औषध के दो भेद बताए गए हैं। इसमें औषध के दो भेद बताए गए हैं क्या है, शोधन और शमन। ठीक है, शोधन क्या है, शोधन जो कुपित हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाल कर रोगों का शमन करती है। अर्थात शोधन क्या है, जो भी दोष हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है, ठीक है, उस दोष को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है,
सही से बाहर निकाल दिया जाए उसको बोलते हैं शोधन। जैसा कि इसका एग्जाम्पल दिया है पंचकर्म। ठीक है, रोग को बाहर कैसे निकालते हैं, पंचकर्म में द्वारा निकालते हैं। जैसे कि 3 तो आप समझ ही सकते हो, जैसे कि हो गया लूज मोशन में समझ लीजिए वोमिटिंग द्वारा दोस्तों को बाहर निकालने का। तीसरा हो गया स्वेदन, अर्थात पसीना लाकर बॉडी को उसके दोस्तों को शांत करना चाहिए। ठीक है, ये 3 समझ लिए, समझ गए होंगे आप। शोधन, ठीक है, शोधन हो गया। अब आ गया समन, जो शरीर के अंदर ही दोषों को शांत करे, अर्थात जो शरीर में जो दोष बढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको शरीर के बाहर न निकाल कर शरीर के अंदर ही शांत कर दे उन दोषों को। ठीक है, उनको बोलते ग्रहण एवं लंघन, ऐसे ही दोस्तों को शांत कर देते हैं शरीर के अंदर। ये औषध के 2 भेद हो गए हैं। औषधि का अर्थ रोग को दूर करने वाला होता है, अर्थात औषधि का अर्थ क्या है, जो रोग को दूर करे वो औषधि है। औषधि का शाब्दिक अर्थ होता है निष्पत्त तथा व्याधि में हितकारी, अर्थात जो औषधि जो डिसीज है उसके लिए वो बेनिफिशियल हो, उसको कम करने वाली हो, जो औषधि का रूप होती है। जिससे उपलक्षण मात्र से यह शब्द रूढ़ हो गया है। महर्ष अग्निवेश ने वजह के पर्याय चिकित्सक व्याधि हर एवं पात्र साधन औषधि प्रसामन प्रकृति स्थापन तथा हित बतलाए हैं। अब आगे औषध शब्द का अर्थ। औष का अर्थ होता है यह रस जिससे शरीर के आधान किया जाता है तथा आरोग्य की प्राप्ति होती वह औषधि है। जिसे देखा देखिए जो रोगी है वो रोग से मुक्त हो जाए, जो आरोग्यवान है वो हमेशा आरोग्यवान ही रहे। जो औषधि इसको देते हैं, ठीक है, रोगी को जो औषधि देंगे वो औषधि, तथा जो आरोग्यवान है उसको कोई रोग ना हो, ठीक है, उसको भी जो औषधि देंगे, जो चीज़ देंगे उसको वह औषधि है। कि जो बीमारी को दूर कर दे और जो बीमार नहीं है उसको बीमारी से दूर रखे, ठीक है, वह औषधि है। ठीक, अब आ गया विविध औषध। जो तो ग्राफ एक बार से देख लेना बस, बाकी वो नहीं है। शरीर एवं मानसिक दोषों की परामर्श। यहाँ पे शरीर और मानसिक दोषों की होता है। शरीर दोष पता है, बात पित्त का बताया गया, और मानसिक दोष बताया गया रज और तम। ठीक है, इसकी परम औषधि क्या है, शरीर दोषों की क्रम से प्रधान यानी कि श्रेष्ठ औषधि वायु की प्रधान शोधन औषधि वास्तिकर्म तथा समन औषधि तेल है। यानी कि देखिएगा वायु की अधिकता जो बढ़ जाती है, बड़े दोष बढ़ जाता है, तो उसके प्रधान यानी कि सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या है वायु के बढ़ जाने पर, शोधन कर देना चाहिए। शोधन यानी कि जो शरीर से बाहर निकाल दे दोषों को, वो चीज़ करनी चाहिए, वो शोधन है। और बस्ती कर्म आपको आगे के चैप्टर में पता चलेगा बस्ती कर्म क्या है। यहाँ पे एनाल से कुछ मेडिकेटेड ऑयल डाले जाते हैं, ठीक है, तो इसको बस्ती कर्म कहा जाता है। ठीक है, और समन औषधि तेल, समन यानी कि कोई ऐसी चीज़ दी जाए खाने के लिए पीने के लिए जिससे औषधि वो दोष वहीं पे शांत हो जाए। पित्त की प्रधान है शोधन औषधि ब्रेचन। यहाँ पे बताया ब्रेचन यानी कि वोमिटिंग और लूज मोशन, ब्रेचन तथा, ठीक है, सही से दोष निकाल दिया जाए। समन के लिए बताया गया है कि घृत यानी कि घी अच्छा काम करता है। पित्त बढ़ा हुआ है तो उसके लिए घी यानी कि घृत अच्छा काम करता है। आगे कफ की प्रधान शोधन औषधि बमन एवं समन औषधि मधु, अर्थात कफ दोष बढ़ा हुआ है तो कफ दोष के लिए प्रधान जो शोधन औषधि सही से बाहर निकालने के लिए औषधि वो है बमन करा दो उसको, ठीक है। और समन यानी कि शरीर के अंदर जो दोष शरीर के अंदर ही उसको शांत करना है, बाहर नहीं निकालना है, तो मधु यानी कि शहद वो अच्छा है। रजस एवं तमस मानसिक दोषों की प्रधान औषधि भी है कि रजस और तमसी मानसिक दोष होते हैं, ठीक है। इसकी प्रधान औषधि क्या है, घी क्या है, ये बुद्धि के लिए हितकारी भी होता है, हितकार का विवेक होता है, ठीक है। धैर्य, दुख में भी धैर्यवान, हित का सेवन, अहित का त्याग करते हैं। आत्मविज्ञान, योगाभ्यास, समाधि के द्वारा परमात्मा के रूप का विशेष ज्ञान तथा आदि शब्द का अभिप्राय देश काल का विशेष ज्ञान होता है, ठीक है। अब गया चिकित्सा के 16 अंग। इसमें चिकित्सा के 16 अंग बताए गए हैं।
ये भी IMP वाला है। ये श्लोक भी याद करना जरूरी है, तो ये श्लोक याद कर लो, ये कभी कभी पूछा जाता है 10 नंबर में। विषक यानी कि वैद यानी कि फिजिशियन, द्रवार यानी कि औषधि यानी कि ड्रग, उपस्थता यानी परिचारक, मेडिकल अटेंडेंट जो भी मेडिकल अटेंडेंट होता है रोगी के लिए वो रोगी, और ये चिकित्सा के 4 पाद हो गए और इनमें प्रत्येक के 4 गुण इस प्रकार 16 गुण बतलाए गए हैं। यानी कि फिजिशियन के 4 भेद होते हैं, ड्रग के 4 भेद होते हैं, परिचारक जो अटेंडेंट होता है उसके 4 भेद होते हैं, रोगी होते हैं जो पेशेंट होता है उसके भी 4 भेद होते हैं, सबके 4 भेद होते हैं। तो कितने 16 अंग होते हैं, चिकित्सा के 16 अंग बताए गए हैं। अब वैद के 4 गुण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है वैद के 4 गुण क्या है। वैद के 4 गुण हैं। दक्ष अर्थात चतुर हो। वैद क्या है? चतुर होना चाहिए। श्लोक याद करना हो तो करिए, वरना मत कीजिए, हिंदी भी लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। दक्ष यानी कि वैद को चतुर होना चाहिए। तीक्ष्णार्थ होना अर्थात गुरु से शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया हो उसने। दृष्टकर्मा अर्थात अनेकों रोगों की चिकित्सा कर उनसे अनुभव प्राप्त किया हो। सूची अर्थात शरीर एवं मन से पवित्र हो। ये 4 गुण वैद के हैं। वैद के क्या बताए गए? 4 गुण। चतुर यानी कि उसे पता होना चाहिए कि चतुर इसलिए कहा गया है कि कभी कभी पेशेंट कुछ होते हैं जिस बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वो ड्रामा करते पेट दर्द होने लगता है, तो ये पता होना चाहिए कि उसका रियलिटी में पेट दर्द हो रहा है या फिर वो ड्रामा कर रहा है। शास्त्र ज्ञान यानी कि उसे नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसे पता ही नहीं कि अगर कोई डिसीज है उसमें सच में दर्द हो रहा है तो उसे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, उसको पता ही नहीं होगा कि उसे दवाई क्या दें, उससे डिसीज ही का पता नहीं होगा, रोगी का पता नहीं क्या रोग है उसको, तो क्या ट्रीटमेंट करेगा। और इसलिए उसको कहा गया है कि उसको अनेकों रोगों की चिकित्सा का अनुभव होना चाहिए, अनेक डिसीज का वो चिकित्सा कर चुका उसका उससे नॉलेज हो। मन से पवित्र, शरीर और मन से पवित्र हो यानी कि शरीर से साफ सफाई वाला होता है, गंदा नहीं रहना चाहिए, साफ सफाई से रहने वाला हो। ये वैद के 4 गुण बताए गए हैं। अब आगे औषधि के 4 गुण। पहले वैद के 4 गुण हो गए हैं, वो औषधि के 4 गुण बताए गए हैं। बहुकल्पक, एक ही औषधि की अनेक कल्पना, जैसे स्वरस, क्वाथ एवं चूर्ण आदि हो। जैसे कि औषधि है तो ठीक है, कोई औषधि कोई कहता है कि हम टैबलेट नहीं खा सकते, कोई बोलता है हम सिरप नहीं पी सकते हैं, कोई बोलता है कि हम काढ़ा नहीं पी सकते हैं यानी कि क्वाथ नहीं पी सकते, कोई बोलता है हम चूर्ण नहीं खा सकते। ठीक है, तो हमारे पास जो औषधि है उसकी सब फॉर्म में होनी चाहिए, चूर्ण के फॉर्म में, रस के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में होना चाहिए, क्वाथ यानी कि काढ़ा के फॉर्म में भी होने चाहिए, ताकि जिससे अगर पेशेंट अगर नहीं खा सकता है तो दिया। जैसे कि बोलते हैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं कोई बच्चे, जैसे कि गर्ल्स इंजेक्शन नहीं लगवाती हैं तो बोलते हैं हम टैबलेट दे दो, हम टैबलेट खा लेंगे, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाती हैं वो। ठीक है, तो ऐसे ही वो टैबलेट के फॉर्म में भी आते हैं उसके फॉर्म में, तो जो अगर टैबलेट नहीं खा सकते इंजेक्शन लगवा, जो इंजेक्शन नहीं लगवा सकता वो टैबलेट खा ले। ऐसे ही जो स्वारस नहीं ले सकता वो क्वाथ ले लिया, चूर्ण ले ले। गुरु मंद आदि बहुगुण अर्थात अनेकों रोगों को नष्ट करने में समर्थ हो। ऐसे होते हैं दवाइयाँ होती हैं, ऐसी दवाई तो नहीं आयुर्वेद में कि कोई एक दवाई होती है जो कई रोगों में या फिर कई तरह के शरीर बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, ऐसी दवाई होनी चाहिए जो अनेकों रोगों को शांत करे, नष्ट करे। ठीक है, अपने तीसरा है संपन्न यानी अपने रस गुण वीर विपाक आदि से युक्त हो, अर्थात जो जिस काम के लिए वो औषधि है वो उसमें उसके गुण हो। ठीक है, रस का रस हो और उसी का वो विपाक हो, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ये हो गया यानी व्याधि देश काल वय दोष दोष दे तथा बलावल के अनुसार रोगी के लिए हितकर हो, अर्थात देश देखिए, रोग डिसीज देखिए क्या देश रोग है, फिर दोष देखिए, दोष से देखिए क्या टाइम चल रहा है, किस टाइम में हमें कौन सी औषधि देनी है, ये सब चीज़ें देखकर उसके लिए वो हितकारी होनी चाहिए। ये वैद के 4 गुण हो गए, बहुत सारी औषधि के 4 गुण। अब परिचारक के 4 गुण, हाँ ये श्लोक याद कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन हाँ कर लेना। परिचारक अर्थात तुरंत यानी रोगी का दृढ़ भक्त हो। ठीक है, सूची अर्थात वैद की तरह पवित्र हो। ठीक है, दूसरा दक्ष यानी कि अपने कार्य में कुशल हो यानी बुद्धिमान एवं विशिष्ट बुद्धि से युक्त हो।
ठीक है। आजकल परिचारकों के परीक्षण के लिए पृथक विद्यालय खोले गए हैं। ठीक है, ये तो पढ़ ही सकते हैं आप। आगे रोगी के 4 गुण। रोगी के 4 गुण कौन से होते हैं? पहले तो अगर रोगी कौन कैसा होना चाहिए, धनवान हो, यानी पैसे वाला होना चाहिए, ताकि वो उसका ट्रीटमेंट करो तो आपसे इनकम हो। बेशक यानी ये क्या है, विद्याधीन हो, यानी कि अब इतना हो कि अपनी चीज़ें बताने से क्या दिक्कतें हैं वो बताने समर्थ हो, क्या प्रॉब्लम क्या आपका हो, यानी रोग या रोगी का क्या वेदना आदि बतलाने में समर्थ हो। सत्यवान, रोग एवं रोग के क्लेश को सहने वाला, अर्थात जो रोग है, ठीक है, तो रोग के जो प्रॉब्लम हो रही है उसको औषधि की जो प्रॉब्लम देंगे उसका जो वीर होगा, ठीक है, उसको सहने वाला, उसको सहन करने वाला, ताकि वो औषधि अच्छे से खा सके। ये रोगी के 4 गुण हो गए, ये सब चीज़ होनी चाहिए। अब चिकित्सा के चतुष्पाद जो 16 अंग बताए गए थे चिकित्सा के, उसमें देखिए हर एक के 4-4 भेद बताए गए हैं, कौन से किसके भेद होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये 16 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और रोग के भेद के, जो रोग है तो उसके भेद कैसे करना चाहिए। साधक, ठीक होने वाला हो, आशा ठीक ना होने वाला होते हैं रोग। भेद से रोग 2 प्रकार के होते हैं, जो ठीक होते हैं तथा जो ठीक नहीं होते हैं। ये दोनों रोग भी 2-2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि साध्य रोग 2 प्रकार के होते हैं। सुसाध्य, सुगमता से ठीक होने वाला, जो आसानी से ठीक हो जाए। कृतसाध्य रोग यानी जो कठिनाई से ठीक होते, बहुत ही मुश्किल से ठीक होते, टाइम लगता है उनको ठीक होने में। असाध्य रोग 2 प्रकार की होती हैं। अच्छे यानी कि पाथी व औषधि से अल्पकाल के लिए रोग ठीक हो जाता है, अर्थात जो दवाई दी तो उसके लिए 2-3 दिन के लिए उसको आराम मिल गया, 2-3 महीने के लिए, उसके बाद फिर से वो रोग वापस आ गया। ठीक है, अब किंतु मूल रूप से वह ठीक नहीं होता, क्योंकि वो फिर से वापस आ गया तो वो ठीक नहीं हुआ होता है। जैसे श्वास एवं अवसादी रोग, यानी अनुक्रम, यानी कि अचिकित्सीय होते हैं, अर्थात जिसकी चिकित्सा ना की जा सके। ये इसके 4 भेद हो गए। रोग के 2 भेद, 2 प्रकार के होते हैं, और दोनों रोगों के साध्य तथा असाध्य के भी 2-2 भेद होते हैं। अब क्या, सुख साध्य रोग, रोगी का शरीर अब सभी प्रकार की औषधियों को सहन करने योग्य हो, क्या कोई, ठीक है। सुख साध्य रोग, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। युवा हो, पुरुष हो, स्त्री ना हो। चित्ताधीन यानी कि अलोपलोप हो, विषयों में अनासक्त हो, इन शेर हृदय बस्ती प्रवृत्ति स्थानों में ना पहुंचा हो, अर्थात माइंड में ना पहुंचा हो, हार्ट में नहीं पहुंचा हो, बस्ती यानी कि एनाल मार्ग पे नहीं पहुंचा हो, स्थान में ना पहुंचा हो रोग, ठीक है, क्योंकि इन स्थान में नहीं पहुंचा हो तो वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोला गया रास्ते में ना पहुंचा हो, तथा लक्षण अल्प हो, अनुप हो, रोग एवं उपद्रव रहित हो, अर्थात उसमें ज़्यादा द्रव्य या उपद्रव यानी कि पस वगैरह नहीं बनी हो, टाइप से रोग नहीं होना चाहिए। रोग सुख साध्य रोग कहलाता है, अर्थात सुगमता पूर्वक थोड़े समय से ही ठीक हो जाता है, उसको सुख साध्य के साध्य रोग बताया गया है यहाँ पे। जो व्याधि शास्त्र एवं क्षार अग्निकर्म विष आदि के प्रयोग से ठीक हो उसे के साध्य, अर्थात जो शस्त्र यानी कि जो बोलते हैं शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी हो, अग्निकर्म के द्वारा ठीक किया जाता हो, ये सब आपको अग्निकर्म क्या है आगे पता चलेगा। विष आदि के प्रयोग से ठीक हो उसे कृत साध्य रोग कहते हैं। कृत साध्य था जो प्रॉब्लम से काफ़ी ढंग से ठीक होते उसको कृत साध्य रोग कहते हैं। कारणों से बहुत समय में असाध्य कारणों से मिश्रित हो, अब ये ऐसे ही आ गया, इसकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो उतना क्या उतना पड़ोस में। जी हाँ जी, चार्ट देख लें तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा क्या है रोगी। देखिए अब सब चीज़ सूचस्थान के 30 अध्याय ये आपको याद होने चाहिए, कि क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, पूछते बाई चांस से लेकिन आ जाता है कि सूत्र स्थान के जो अष्टांग हृदय के 30 चैप्टर, 30 चैप्टर के आपको नाम याद होंगे, कौन से चैप्टर का क्या नाम है, वो ऐसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, एक वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।